ओके डियर स्टूडेंट, तो नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से आरआरबी जेईई पीवाईक्यू लेके आया हूँ। जो लास्ट क्लास में आपको कराया था उसी का सीरीज आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मैं आज आपके लिए 18 दिसंबर में जो पेपर हुए थे लास्ट ईयर उसको करने वाला हूँ। ओके, और ये जो सीरीज है ये सारे जितने भी रेलवे में एग्जाम होने हैं उसमें यदि साइंस पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बाकी जितने भी एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, तो मैं आपको तीन पार्ट में कराना चाह रहा था। तो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में था, देन केमिस्ट्री था, उनके बाद बायो था। तो मैं आज फिजिक्स को एंड कर दूंगा जेई पार्ट को, देन आपको केमिस्ट्री कराऊंगा, उसके बाद बायो कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तापमान बढ़ने पर अधिकांश चालकों के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? किस पे? चालक पे। चालक मतलब क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर में तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो मैं सपोज कोई कंडक्टर ले लिया, ये बॉक्स टाइप का कोई कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है? बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। इसमें तापमान बढ़ने से होता क्या है, और तापमान बढ़ाने से इसका इलेक्ट्रॉन में रैंडमनेस आ जाता है। रैंडमनेस आने में इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो में बाधा होता है, ठीक है, जिससे करंट में क्या होता है, इजीली फ्लो होने में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कम कर देता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिस रेट से होना चाहिए था उस रेट से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्रतिरोध इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध इंक्रीज हो जाने से क्या होता है? प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो बाधक होता है। किसका? करंट का। करंट का फ्लो होने में अपोज करता है रेसिस्टेंस। ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली, प्रतिरोध को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तापमान बढ़ने से अधिकांश चालकों के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें प्रतिरोध में इंक्रीज हो जाता है, स्थिर रहता है, नहीं कांस्टेंट नहीं रहता। इसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या? प्रतिरोध घटता है? नहीं, घटता भी नहीं है, बढ़ जाता है। और क्या है लास्ट? ये शून्य हो जाता है? नहीं, शून्य नहीं, क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आई होप क्लियर होगा। इसको आप करिए फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक तांबे के तार का प्रतिरोध क्या है? 10 एम्पियर, 10 वाट, 10 ओम। क्या बोल रहा है ये? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेसिस्टेंस। इसको आर से दिखाते हैं। ये तांबे का तार है जिसका रेसिस्टेंस में मान लिया क्या? 10 ओम। इसे उसी पदार्थ और लंबाई के लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ में काट क्षेत्रफल वाले तार से बदल दिया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है तो आपको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ कॉपर वायर हैज रेसिस्टेंस 10 ओम। ये कॉपर वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है? 10 ओम है। इफ द रिप्लेस्ड विथ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल यानी कि कॉपर के वायर से ही इसको बदल दिया जाता है, जिसका लेंथ मटेरियल एंड लेंथ क्या रखते हैं? सेम रखते हैं, बट ट्वाइस द क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल मान लेते हैं ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर देते हैं? 2a कर देते हैं। ओके, तो अब पूछ रहा है इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। मैं इसका रेसिस्टेंस मान लू आर, तो क्या हो जाएगा? अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में? एरिया, लेंथ और रो, रेसिस्टिविटी के कंपेयर में। तो रो एल बाई एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें आर बराबर क्या हो जाएगा? आर दिया हुआ है आपको क्या? 10। तो 10 इक्वल टू रो देखिए ये भी क्या है? कॉपर है, ये भी कॉपर है। तो रो क्या होगा? दोनों मटेरियल सेम है तो कॉपर का क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा। तो रो लेंथ क्या है? लेंथ नहीं दिया है तो लेंथ क्या मान लेंगे? एल ही मान लेंगे। इसका भी सपोज लेंथ क्या है? एल, और इसका भी लेंथ क्या बोल दिया है? एल ही है। तो रो एल बाई ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड केस के लिए? रो इसका तो सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कॉपर ही है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। लेंथ भी इसका क्या है? एल है, बट इसका एरिया क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो इसके एरिया की जगह में क्या रख दूंगा 2a। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर लूं तो आप देखिए यहाँ रो एल बाई ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बच जाएगा? आर का टर्म्स बच जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको रफ करता हूँ फॉर्मूला वाले पार्ट को। देखिए इधर, तो हो जाएगा 10 अपॉन आर इक्वल टू,
ये देखिएगा आप, रो एल कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपको, देखिएगा इधर। तो रो, मैं लिख लेता हूं आपके लिए, तो रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई 2a। इसको कैसे करते हैं, देखिए ये ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए 2a अपॉन ए। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, रो एल, सॉरी यहाँ क्या आएगा, रो एल 2a ऊपर चला जाएगा, रो एल कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आर 10 बाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ओके, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, लोहे के बुरादे एवं चुंबक के चारों ओर एक विशेष पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, लोहे में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये चुंबक के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, उसकी और क्या होगा, एक बल लगाएगा, चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं, उसके बल लगाने के कारण क्या बनेगा, एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न तो देख नहीं पाते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली उसको देखते हैं, देखने के बाद क्या अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें क्यों व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि ये भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये व्यवस्थित होता है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है। मेटल में क्या होता है, चुंबकीय प्रॉपर्टी पाया जाता है, और चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। मेटल और चुंबक को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक विशेष पैटर्न बनेगा। किसके कारण बनेगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या बनेगा, एक विशेष पैटर्न बनेगा, किसके बीच, चुंबक और लोहे के बीच। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको कोई भी ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि भारी होने के कारण तो ऐसा नहीं हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में। F बराबर क्या होता है, जी, दो मास होता है, दोनों मास का मल्टीप्लाई, दोनों मास के बीच का दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो बता ही दिया, इसके बारे में, विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण नहीं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा पैटर्न बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है। अब विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर में बेसिकली हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं बता दूं एक बार आपको ब्रीफ करके, तो क्या होता है, एक होता है इसमें मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताता है, और मध्यमा जो है वो करंट को बताता है, यानी विद्युत धारा को, और तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, तो इसको मोटर जो करता क्या है, विद्युत मोटर जो करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। यही डिवाइस जनरेटर के केस में उल्टा होता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, करंट का दिशा को बतलाने के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है। तो ये जो होता है तीनों, क्या, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये बल, आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये इसके साथ लंबवत है, ये भी इसके साथ लंबवत है, तो ये भी तीसरा फर्स्ट के साथ क्या होगा, लंबवत में होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत। बोल रहा अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट कैसे हो सकता है, धारा की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के दिशा में बल लगेगा, नहीं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में लगेगा, नहीं, धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत लगेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, धारा और क्या बोल रहा है, धारा और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक
फील्ड, ये सब जो रिलेशन जो देता है ये क्या किसके रूल से अप्लाई करते हैं? मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जब मोटर का केस रहेगा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और जनरेटर के केस में फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोटर के केस में किस रूल को अप्लाई करते हैं और जनरेटर के केस में किस रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, जब भी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और ये क्या होगा, धारा और चुंबक के क्षेत्र में दोनों के लंबवत में इसकी बल की दिशा कार्य करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी चालक तार के लिए विभवांतर बनाम धारा का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। अब मैं आपको बता दूं विभवांतर और धारा का रिलेशन किससे मिलता है? ओम्स लॉ से मिलता है। ओम्स लॉ होता क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि विभवांतर जो होता है वो धारा का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया था। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म आता है। उस कांस्टेंट टर्म का नाम क्या देते हैं? आर। आर क्या होता है? आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस। ओके, तो आर इंटू आई। आर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। अब मुझे बताइए सब में पावर देखिए आप, जितने वोल्टेज में पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1। आई में भी क्या है? पावर 1। आर में भी क्या है? पावर 1। अब 1 कब आता है? लीनियर इक्वेशन जब फॉर्म होता है, रेखीय इक्वेशन जब फॉर्म होता है तब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है तब क्या होता है? ये पावर क्या होता है? 1 होता है। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा। तो लीनियर होगा किसके किसके बीच में? मैं एक तरफ y एक्सिस में वोल्टेज ले लूं और x एक्सिस में क्या ले लूं? करंट ले लूं। तो इसका रिलेशन बताओ मैं, देखो तो मैं V1 सपोज V1 में वोल्टेज लूं, उसके अक्रॉस में करंट क्या होगा? I1। क्लियर है? मैं V2 वोल्टेज लूं, उसके अक्रॉस में करंट क्या होगा? I2। अब मैं इसको प्लॉट करूं तो क्या देखते हैं? देखिए V1 के अक्रॉस में क्या है? V1 ले लो, मैं सपोज ये V1 है, उसके अक्रॉस में क्या है? करंट I1। तो मैं ये I1 ले लूं, इन दोनों को एक्सटेंड करूं जहां मिलेगा वो पॉइंट, और फिर V2 ले लूं, सपोज ये V2 पॉइंट है, इसके अक्रॉस में क्या है? I2 करंट है। तो सपोज मैं यहाँ I2 करंट ले लूं, ये दोनों को एक्सटेंड करूं, ये पॉइंट जहां में मैच कर रहा है और ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, ये कैसा फॉर्म देगा? कैसा नेचर का ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन का नेचर का ग्राफ होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या देता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या है? अब मुझे बताओ V अपॉन आर रेशियो, V अपॉन क्या है? I, ये किसके बराबर है? R के। अब बताओ लीनियर इक्वेशन जो होता है आप देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े होंगे, y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c। मैं यहाँ पे v इक्वल टू, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान बनाए रखिएगा, इसको मैं कंसीडर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ। y क्या है? वोल्टेज है। r क्या है? स्लोप है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? स्लोप का हिंदी क्या होता है? ढलान, ठीक है। और x के प्लेस में क्या है? I। इंटरसेप्ट होता है ये y। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ये क्या है? इसमें 0 है। इसको कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? c का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है? यहाँ पे v, m का वैल्यू क्या है? r, और c का वैल्यू 0। इसको कंपेयर करने के बाद मैं m को क्या बोलता हूँ? स्लोप, ढाल। वो क्या किसके इक्वल है? रेसिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ये क्या देगा? ये जो लाइन होगा ये क्या देगा? ये बेसिकली क्या देगा आपको? रेसिस्टेंस का ढाल देगा, यानी कि रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध का ढलान देगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फॉर्म होगा वो क्या देगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, तार का प्रतिरोध देगा, ठीक है। तार, तो ये ऑप्शन को दूसरा ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आपको सेकंड ऑप्शन टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में मैं आपको फॉर्मूला बताया था, समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता था,
सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं बता दूं क्या क्या होता था। सपोज दो रेसिस्टेंस सीरीज में है, दोनों रेसिस्टेंस का क्या वो करते थे, सम कर देते थे, किसमें, सीरीज के केस में, ठीक है। और दो रेसिस्टेंस यदि पैरेलल में है उसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट जो होता था 1/R1 प्लस 1/R2 होता था, या R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता था, ठीक है। जब दो रेसिस्टेंस के केस में इतना होता था, तो आपको मैं ये बता दूं कि सीरीज के केस में जितना भी रेसिस्टेंस दिया रहेगा उसको आप सम कर दीजिएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या करिएगा, R 1/R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 अपॉन जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी रेसिस्टेंस दिया रहेगा किसके केस में, पैरेलल के केस में। तो मुझे अभी किसके केस में निकालना है, पैरेलल के केस में। तो कौन सा फॉर्मूला अभी अप्लाई करूंगा मैं, यहाँ में मैं सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, तो मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि प्लेस कम है। ओके, तो मैं किसके केस में अभी देखूंगा, समांतर क्रम के केस में। तो समांतर के केस में अभी मैं बताओ, आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मैं आपको देख लूं तीन वो रेसिस्टेंस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे तीन ही रेसिस्टेंस गिवन है, इसलिए मैं तीन ही लिया फॉर्मूले पे। ओके, चार दिया रहता तो चौथा लेता, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई करिएगा आपके एग्जाम में। दो रेसिस्टेंस दिया रहता तो दो तक ही लिखते और दोनों का वैल्यू को पुट कर देते। तो R1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/6, R2 का वैल्यू है 1/3, R3 का वैल्यू है 1/2। अब इसको क्या करते हैं, बेसिकली एलसीएम लेते हैं। 6, 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो वैसे तो मैं कर लूंगा, आपको समझाने की रिस्पेक्ट से मैं कर रहा हूँ। 2, 3, 3, 1, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 6। तो 6 कितने टाइम्स में जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 टाइम्स में 2 इंटू 1 2, 2 3 जा तो 3 इंटू 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/6, ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1। तो R 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1। तो R इक्विवेलेंट सिंपली यहां से लिख सकता हूं क्या 1 ओम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट व्हेन डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम द हाईएस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह चालक पर लगने वाले बल का परिमाण कब अधिक होता है। तो बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र पे धारा प्रवाह, अब मैं बता दूं एगो बल का परिमाण जो होता है I B L साइन थीटा होता है। अब ये बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा का वैल्यू पे। साइन थीटा का वैल्यू कब जीरो होता है, जब जीरो वैल्यू होता है, और कब मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। यानी साइन का वैल्यू कब होता है, अब साइन के ऊपर डिपेंड हो गया। साइन का मैक्सिमम वैल्यू किस में होता है एट 90 में वैल्यू क्या देता है 1, और जीरो में क्या वैल्यू देता है 0। तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। किसके किसके बीच, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होना चाहिए, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तब जाके क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम क्या मिलेगा, बल मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, लंबवत हो, विपरीत दिशा में नहीं, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी नहीं, समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, या तो 0 डिग्री होगा, या तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, या तो 180 होगा, ठीक है। जैसे धारा इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, और धारा इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट में जा रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा 180। इसके केस में, दोनों के केस में क्या हो जाएगा, दोनों केस में फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, परपेंडिकुलर के केस में, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो थीटा का वैल्यू क्या हो 90 हो, तब जाके क्या होगा फोर्स
मैक्सिमम आएगा। क्यों? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो भी रॉन्ग हो जाएंगे। जब धारा चुंबकीय क्षेत्र किसी कोण पे प्रवाहित हो, किसी कोण पे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं 90 डिग्री में प्रवाहित हो तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या मिलेगा मुझे? बल मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए बिजली की खपत सबसे अधिक वृद्धि करेगा? निम्नलिखित में कौन सा कारक which of the following will cause the greatest increase in power dissipation for a given resistor? ओके, अब पावर डिसिपेशन जो होता है किसके केस में देखते हैं। अब मैंने आपको पावर डिसिपेशन जो दिखाया था H इक्वल टू होता है आई, सॉरी पावर डिसिपेशन ना, तो पावर इक्वल टू होता है, पावर का मैंने 3 फॉर्मूला आपको बताया था। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। सेकंड फॉर्मूला में बताया था पावर इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसके हेल्प से मैं निकाला था, आपको पता होगा। तो V के प्लेस में आई आर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर। और थर्ड लिखा था P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यही तीनों रिलेशन से देखेंगे, इस ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। बोल रहा कब पावर मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक वृद्धि करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अधिक वृद्धि के लिए क्या होगा, इसी रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सारे किस में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट इस फॉर्मूला केस में जब वोल्टेज का केस रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनवर्स रिलेशन में आता है। अब देखिए प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज के दोगुना करने पे, हाँ प्रतिरोध क्या करेंगे भाई, वोल्टेज को क्या करेंगे, देखिए प्रतिरोधक के सिरे, प्रतिरोधक वाला फॉर्मूला ये है और उसमें वोल्टेज वाला ये है, तो वोल्टेज को डबल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पे पावर क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पे सपोज 2 लिया तो 2 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो डबलिंग करेंगे किसको, वोल्टेज को, तो मुझे क्या मिलेगा, अधिक पावर का डिसिपेशन मिलेगा, यानी अधिक पावर की क्या होगी, बिजली की खपत होगी। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये तो सही है। अब सेकंड भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, प्रतिरोध को दोगुना करने पे। अब मुझे बताओ प्रतिरोध यहाँ पे दोगुना करेंगे वोल्टेज वाले के केस में, प्रतिरोधक, हाँ वोल्टेज वाले केस में देखिए यहाँ वोल्टेज प्रतिरोध डबल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डबल टाइम्स में डिक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। थर्ड बोल रहा है प्रतिरोध को प्रभावित होने वाली धारा को आधा करना, प्रतिरोध से प्रभावित करने वाली धारा को आधा करना। इसमें धारा को आधा करेंगे तो क्या होगा, पावर ऑब्वियसली घट जाएगा, है ना। ये आधा, जैसे ये फुल है, सपोज 1 एम्पियर है, तो ये तो पावर अच्छा खासा होगा, आधा कर देंगे 1/2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स आधा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला बोल रहा है प्रतिरोध को आधा करने से, प्रतिरोध को आधा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन कम होगा। मुझे क्या चाहिए, अधिक। तो अधिक पावर वृद्धि करने के लिए, अधिक बिजली की खपत को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टेज को क्या करना होगा, डबल करना होगा, तब जाके क्या होगा, बिजली की खपत बिजली की खपत में अधिक वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यदि तार का आकार के प्रतिरोधक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा। अब मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में प्रतिरोधकता क्या होता है, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, मेटेरियल प्रॉपर्टी होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ, यानी ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन, रेसिस्टिविटी रो। ना ये तो मटेरियल का साइज, शेप या कोई भी चीज में डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आपको सीधा सीधी ऐसा देखिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, आपको फॉर्मूला देख के लगेगा कि ये तो डिपेंड करता है रो L/A, बट एक्चुअल केस में आप इसको यदि स्टडी करिएगा तो रो जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये किसी चीज में डिपेंड नहीं करता। जैसे कि सेम मटेरियल में ले लूं एक तांबा का वायर, तांबा का मैं वायर का रेसिस्टिविटी मैं इसको कट कर दूं 2 पार्ट में, ये स्मॉलर पार्ट हो गया, सपोज ये भी स्मॉलर पार्ट हो गया, यानी ये फर्स्ट हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट। इसका रेसिस्टिविटी ऐसा नहीं कि ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेसिस्टिविटी क्या है, उसका गुण है, वो गुण क्या होगा, बदलेगा नहीं। इसका जगह इसका गुण यदि रो है सपोज, तो ये भी क्या होगा, रो ही रहेगा। तो ये बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अदर कोई भी यूनिट पे, अदर कोई भी प्रॉपर्टीज में डिपेंड नहीं करता सिवाय टेम्परेचर के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपको
इस लास्ट ईयर में आपको ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। जब बेसिकली ये क्वेश्चन किसका था, ये आरआरबी जेई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इस बार ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि आरआरबी के क्वेश्चन आरआरबी में ही, आरआरबी जेई में ही आते हैं, और सारे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ओके, तो ये जितने भी सारे एग्जाम होने हैं सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वही रहता है, नियत रहता है, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम कब अप्लाई करते हैं, जनरेटर के केस में। जनरेटर क्या करता है, एक यांत्रिक डिवाइस है, वो किस में कन्वर्ट करता है, आप देखे होंगे एक जनरेटर को जब स्टार्ट करता है तब क्या पैदा करता है, बिजली। तो जनरेटर क्या है, एक यांत्रिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसमें, बिजली में। तो इसलिए ये क्या है, ये कैसा क्या बोलते हैं, अप्लाइड क्या बोलते हैं, ये इस फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस लिए अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है, कौन, जनरेटर। तो इसलिए जनरेटर के केस में हमेशा राइट हैंड का, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर के केस में क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और जनरेटर के केस में फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल, केटल क्या है, एक हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग यानी क्या करता है, केटल से क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट का हीटिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है, ना कि क्या करता है, फ्लेमिंग का रूल इसमें अप्लीकेबल नहीं होता, किसमें, केटल के केस में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फ्यूज तार क्या करता है, फ्यूज तार के बारे में डिटेल किया था, इसमें भी कुछ ऐसा क्या नहीं यूज करते हैं, करंट को डिफाइन करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट कुछ नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं यूज, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और इसमें राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्यों, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा इसका। तो क्वेश्चन 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में अंगूठा किसके प्रतिनिधित्व करता है, अंगूठा के बारे में पूछा है, अंगूठा किसको दिखाता है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल जो होता है, इसमें इसको अंगूठा बोलते हैं, ये वाला फिंगर को तर्जनी, और ये मध्यमा। अब मैं बता दूं, जो ये थंब वाला है, अंगूठा है, ये बल की दिशा को बताता है, और तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक लाइंस को बताता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा वाला जो है इंड्यूस करंट, ठीक है। तीसरा वाला किसको बताता है, इंड्यूस करंट बोले तो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, ये वाला फिंगर, मिडिल फिंगर। और तर्जनी जो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और बल की दिशा को कौन बताता है, ये क्या बोलते हैं, थंब। तो अब इस क्वेश्चन में बताइए, अंगूठा के बारे में पूछा, तो अंगूठा क्या बताएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी गति की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज तो यहाँ कहीं तीनों फिंगर में से कोई फिंगर वोल्टेज को नहीं बताता, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, तो तर्जनी बताता है, ना कि थंब बताता है, ये तर्जनी बताता है, ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा कौन बताता है, प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा बताता है, ठीक है, ना कि थंब बताता हूँ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापन प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, तापन प्रभाव। अब मुझे बताओ, हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, ट्रांसफार्मर जो होता है वो, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, किसको, वोल्टेज को। ये हीटिंग इफेक्ट नहीं करता, ये करता क्या है, यदि वोल्टेज जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से ये काम करता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, इनहेंस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ट्रांसफार्मर का ये काम रहता है। जनरेटर जो है, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये भी तापन का कोई प्रयोग नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन, हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है,
ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट में के इफेक्ट में काम करता है। ये क्या होता है, इसमें रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। नाइक्रोम वायर क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या रखता है, रेसिस्टेंस रखता है। हाई रेसिस्टेंस रखने के कारण क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का फ्लो कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, आयरन से कपड़े क्या हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। किसके कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में कपड़े प्रेस हो जाते हैं। अब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी तापमान प्रभाव का नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर करता है क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो तापमान प्रभाव कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन ही ये क्या है, क्या करता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस वाला वायर रहता है जो हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जिससे क्या हो सके, आयरन यानी कपड़े क्या हो सके, प्रेस हो सके। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है। मैं आपको लास्ट क्लास में सोलोनॉइड के बारे में बताया था। सोलोनॉइड को हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, ठीक है। उसके अंदर बात कर रहा, तो मैं ज्यादा अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं परिनालिका को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, परिनालिका जो होता है अच्छा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है, वैसा ही परिनालिका में भी होता है, यानी कि सोलोनॉइड के अंदर भी होता है। तो होता क्या है सोलोनॉइड के अंदर, सोलोनॉइड में एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटर करता है, एक साइड से क्या होता है, एग्जिट करता है, ठीक है। तो सपोज साउथ पोल से इंटर करता है बेसिकली, और नॉर्थ से क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, डाइपोलर नेचर का होता है। डाइपोलर मतलब द्विध्रुव होता है, ठीक है। इसमें एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, अनदर ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो एक ध्रुव की ओर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, यानी कि अंदर की ओर जाता है। चुंबक के केस में भी, और बार मैग्नेट यानी कि क्या बोलते हैं, परिनालिका के केस में भी, यानी सोलोनॉइड के केस में भी। एक साइड से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटर करता है, और एक साइड से एग्जिट करता है। एग्जिट का भी मैं डायरेक्शन दिखा दूं। अब मैं मैग्नेट से तो अंदर में क्या हो रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ बस एक विजुअल पर्पज के रिस्पेक्ट से। तो सपोज मैं एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये जो लाइंस है बार मैग्नेट के अंदर, वो क्या होता है, परिनालिका के अक्ष के समांतर पास होता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है कि परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखा गया वो क्या होता है, परिनालिका के समांतर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, सीधी और समांतर रेखा, हाँ स्ट्रेट एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा अंडाकार, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऐसा होता है, नहीं इलिप्टिकल तो नहीं होता है। इलिप्टिकल कहाँ होता है, उसके आउटर साइड में होता है, ठीक है। तो मुझे आंसर पूछा है सोलोनॉइड के इन साइड में, यानी कि आंतरिक भाग में, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। सर्कुलर, सर्कुलर भी नहीं होता है। और रैंडमली ओरिएंटेड, नहीं रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, in a series circuit if one of the resistance is removed or broken the current of the circuit will be। बोल रहा है एक कोई सीरीज का सर्किट, सपोज मैं एक रेसिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब उसको किससे कनेक्ट करूंगा, जो करंट देगा, मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तभी क्या देगा, सप्लाई करेगा, ये करंट का सप्लाई होगा, है ना, सप्लाई करेगा। ये रेसिस्टेंस सपोज आर है, ये क्लोज लूप बन रहा तब जाके ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सर्किट से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, यानी करंट का क्या होगा, परिवहन होगा, पास होगा, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको मैं रिमूव कर दूं या हटा दूं, किसको, रेसिस्टेंस को मैं ऐसा बना दूं, इस सर्किट को ऐसा बनाने बोल रहा है क्वेश्चन। तो सपोज ऐसा बना दिया, रेसिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया। अब मुझे बताओ ये सर्किट क्लोज है या क्या हो गया, ये इसका लूप क्या हो गया, फॉर्म हो पा रहा है क्या, यहाँ पे वायर देखिए है क्या, क्लोज लूप फॉर्म हो पाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो रेसिस्टेंस को हटा देने से क्या होगा, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें से पूरे परिपथ से क्या नहीं हो पाएगा, विद्युत धारा का परिवहन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें परिवहन क्या होगा, परिपथ में धारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब धारा परिवहन ही नहीं होगा क्या होगा, जीरो होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोले इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस को हटाने से, तो इंक्रीज तो नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। और परिवर्तित रहना बोलता कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, आई है तो आई ही रहेगा, यानी कि 10 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो 10 फ्लो होगा। अरे भाई जब सर्किट ही ब्रेक हो गया
तो क्या करंट फ्लो होगा क्या? जब तार कट ही गया है तो करंट का तो फ्लो नहीं होगा। तो और तो ज्यादा रहना कम रहना तो बातें नहीं है, तो स्टे द सेम नहीं, ठीक है। और परिवर्तित रहेगा वो नहीं, मतलब घटेगा नहीं, घटने का कोई बात ही नहीं, घटेगा का है, घटेगा ही नहीं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ना के बराबर होगा, यानी करंट सर्किट में जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, शून्य हो जाएगा जब क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे। अब मुझे बताओ, मैं आप लोग को एक, आप लोग रे डायग्राम आपको आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा क्लास 10th में, तो उससे मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण की, इसका मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में कब वास्तविक उल्टा और आवर्धित, आवर्धित मतलब क्या, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या इमेज जो बनेगा वो ज्यादा बड़ा बनना चाहिए, उसको आवर्धित बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा केस है, मैं देख लूं, तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इंटरनल सरफेस ये वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही क्या होगा, क्या बोलते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग से तो नहीं, मिरर के पीछे में हम खड़ा हो जाए उसमें क्या मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, मिरर के क्या रखना होगा, सामने रहना होगा, तब जाके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन सकता है। अदरवाइज मिरर के मैं पीछे चला जाऊं तो कुछ मुझे प्रतिबिंब नजर से ही नहीं आएगा, मिरर के क्या रहना होगा, सामने रहना होगा। अब बोल रहा है अवतल दर्पण में वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक जब इमेज बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होता है, ठीक है। और बोल रहा आवर्धित, यानी कि आवर्धित का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का लंबाई से इमेज का लंबाई क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट का नहीं, इमेज का, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है, तब जाके क्या आवर्धित होता है, तो प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, आप देखते हैं, बोल रहा ध्रुव पे, ध्रुव ये होता है, फोकस सपोज ये है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्रुव पे मैं 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 कोई ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पोल पे ही बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लाइट रे यहाँ आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ध्रुव पे रहने से क्या होगा, ध्रुव पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्रुव पर तो नहीं होगा, वो सेम आकार का बन रहा है। तो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। वो कैसा बनता है, मिरर के जब भी पीछे बन गया तो ये क्या हो गया, आभासी हो गया। बट मुझे आभासी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो ऐसा केस में भी नहीं बनता है ना। आपको ध्यान होगा ध्रुव और फोकस के केस में एक स्पेशल केस होता है, जो अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, एक आभासी प्रतिबिंब देता है। एक ही केस होता है अवतल दर्पण के केस में, कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तब जाके इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। जब भी मिरर के पीछे बनेगा तब कैसा इमेज बनेगा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो ये भी केस नहीं हो पाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब वक्रता केंद्र से पड़े बोल रहा है, वक्रता केंद्र से पड़े, वक्रता केंद्र से पड़े मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है ना। किंतु ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा, इसलिए ये क्या नहीं हो पाया, आवर्धित का केस नहीं बन पाया। अवतल वास्तविक तो बन गया और उल्टा भी बन गया, बट क्या नहीं बना, आवर्धित नहीं बना। मुझे तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें तीनों कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो ऐसा तीनों केस कौन सा फुलफिल कर सकता है, तो ये भी नहीं हो पा रहा। अब चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनता है। ठीक है, सॉरी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे बनेगा। कहाँ बन सकता है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच बन सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज उसका ऐसा बन रहा है, नीचे, नीचे मतलब क्या, उल्टा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। और ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, इसके केस में ऑब्जेक्ट का हाइट कम होता है इमेज के हाइट, इमेज का हाइट ज्यादा होता है। इमेज का हाइट जब ज्यादा हुआ ये कैसा बन गया, ये आवर्धित बन गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वास्तविक बन रहा है,
उल्टा भी बन रहा है और आवर्धित भी बन रहा है। कौन सा केस में? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तब उसका इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये चीजें। ये बेसिकली रे डायग्राम का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए रे ऑप्टिक्स से, किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, उसका इमेज कैसा बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा, उसके कंडीशन को आप यदि ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे इजीली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब बोल रहा है विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट द लाइट बेंड्स ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब मुझे बताइए, किसी भी, सपोज ये मीडियम 1 है, ये एयर है, हवा है, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 2 मैं ले लूं, ये एयर है तो ये वाटर ले लूं, ठीक है। अब होता है ये एयर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो क्या होता है? डेंसर होता है। जैसे ये क्या हुआ, रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम, और इसको विरल माध्यम। अब मुझे बताओ, बोल रहा है क्या, अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरने पर गति में परिवर्तन का कारण में मुड़ जाता है। अब देखिए, ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, है ना। अब इस सर्कल में नॉर्मल, ये लाइट रे आया और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो क्या, कौन सा एंगल रहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। अब ये देखिए, एयर से कहाँ आ रहा है? वाटर में। तो लाइट रे जो रहता है, प्रकाश की किरण किधर बेंड होता है? नॉर्मल की ओर। कब? जब एयर से कहाँ इंटर करे? वाटर में, यानी कि विरल से सघन माध्यम में आता है, तो लाइट रे जो होता है वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है, ठीक है। तो नॉर्मल की ओर बेंड कर देते हैं। इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी इसको भी आर से आर से एंगल आर दिखाते हैं, इसको एंगल आई। अब स्नेल्स ने बताया, सपोज इसका मीडियम 1 का N1 है, इसका मीडियम N2 है। इसने बोला, स्नेल्स एक लॉ दिया इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? जब लाइट रे यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका प्रोपोर्शन कैसा होता है? उसका पहला का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, उसके साइन आई के एंगल से का गुणांक बराबर दूसरा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का गुणांक उसके साइन आर यानी रिफ्लेक्टिव एंगल का मल्टीप्लाई होता है। ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ ने ये रूल दिया था किसके रिस्पेक्ट में? जब मीडियम डिफरेंट हो, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसने ये रूल दिया था कि N1 साइन आई का मल्टीप्लाई N2 साइन आर के मल्टीप्लाई में होता है। तो ये कौन सा नियम है? ये स्नेल्स का लॉ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल्स लॉ। किसने दिया था? स्नेल्स नामक साइंटिस्ट ने, इसने इसके नाम से ही इस लॉ का नाम रख दिया। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा लॉ है ये? तो स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये सब जितने भी सिद्धांत है, ये हाइजन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉर्मेट का सिद्धांत है, ये सब हम जब चैप्टर को कवर करेंगे तो आपको डिटेल वे में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को हम अभी हिट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चीजें डिफाइन करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सिद्धांत जो है, ये थोड़ा सा कोई भी सिद्धांत जो होता है उसको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता देखिए, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेसिस्टिविटी क्या होता है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये रो से दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ ले, वोल्टेज और करंट का गुणनफल रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो होता है आर बराबर रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए होता है, और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ये मेटल के केस में होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, वोल्टेज और करंट का गुणनफल, वोल्टेज और करंट का गुणनफल रेसिस्टिविटी होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी पदार्थ द्वारा प्रवाहित की जा सकने वाली करंट की मात्रा, द अमाउंट ऑफ करंट अ मटेरियल कैन कैरी द सेम एज इट, उसके प्रतिरोध के समान, हाँ।
यह मापने का तरीका है कि पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना प्रबल प्रतिरोध करता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ द्वारा प्रवाहित की जाने सकने वाली करंट की मात्रा को रेसिस्टिविटी मापता है? नहीं, ठीक है, नहीं मापता। वो क्या मापता है? रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी बेसिकली, रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का, ठीक है। और वो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो वो क्या मापता है बेसिकली, यानी कि मटेरियल से कितना अपोज कर रहा है करंट का, यानी कि प्रतिरोधक कितना अपोज कर रहा है करंट का फ्लो होने का, उस रेट को मापने के लिए किस मीटर का यूज करते हैं? प्रतिरोधकता का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके प्रतिरोध के समान भी नहीं होगा, ठीक है। वही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। यह मापने का एक तरीका है कि कोई विद्युत धारा के प्रवाह का कितना प्रबल प्रतिरोध करता है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाहित हो रहा है किसी भी मेटल में, वो कितना उसका विरोध कर पा रहा है, उसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रतिरोधकता का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि ओम मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। सोलोनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सोलोनॉइड का, ठीक है। सोलोनॉइड ऐसा टॉपिक है जो आप अच्छे से करके जाइए एग्जाम में। सोलोनॉइड का के भीतर इनसाइड, तो सोलोनॉइड में मैं बताया था सोलोनॉइड क्या होता है, एक परिनालिका होता है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं आपको। सोलोनॉइड जो होता है, एक उसमें मेटल का रड ले लेते हैं, ये कील हो सकता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक वायर वाउंड कर देते हैं। वायर क्या हो सकता है? तांबा का हो सकता है, ठीक है। तांबा को अटैच कर दिए, यानी उसको परिपथ से जोड़ दिए, ठीक है, सर्किट बना दिए। अब इसमें वोल्टेज यानी बैटरी से क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। बैटरी क्या देगा? करंट देगा, विद्युत धारा सप्लाई करेगा। अब मुझे बताओ, विद्युत धारा यदि कोई वायर से सप्लाई होता है तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये मेटल में क्या है? मैग्नेटिक नेचर है, उसके कारण भी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा? ये सोलोनॉइड बनाएगा। ऐसा जो डिवाइस जो फॉर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या बने? मैग्नेटिक फील्ड बन पाए, इसलिए क्या कर रहे हैं? इसको सोलोनॉइड को बना रहे हैं। सोलोनॉइड का यूज क्या करते हैं? इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हेवी वेट को लिफ्ट करने के लिए करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लिफ्ट करने के लिए सोलोनॉइड यूज करते हैं। डोर बेल में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये सोलोनॉइड के अंदर अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। सोलोनॉइड में जो होता है वो भी क्या किसके जैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट के जैसा। बार मैग्नेट क्या होता है? चुंबक के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। चुंबक में क्या होता है? दो पोल होता है। कौन कौन? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइपोलर बोलते हैं, ठीक है, द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। किसको? मैग्नेट को। मैग्नेट भी क्या है, और सोलोनॉइड भी किसके जैसा बिहेव करता है? मैग्नेट के जैसा ही, यानी मैग्नेट मतलब चुंबक के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। परिनालिका भी चुंबक के जैसा बिहेव करता है। तो चुंबक में क्या होता था, एक फील्ड से, एक साइड से, एक छोर से विद्युत यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटर करता था, एक छोर से एग्जिट करता था, यानी कि निकलता था। उसी प्रकार अब हम बोल रहे हैं क्या, परिनालिका भी चुंबक के जैसा ही बिहेव करता है, उसमें भी सेम होता है। अब मैं इसको दिखाऊं कि कैसे बिहेव करता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के अंदर जो है वो परिनालिका अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। किसके? तो समांतर होता है सभी बिंदुओं पे। जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु में सारा बिंदु ड्रॉ कर दो परिनालिका के अंदर, ये क्या होते हैं? ये बिंदु आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। हाँ, सभी बिंदुओं पर क्या समान होता है? मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर शून्य होता है? नहीं। इनसाइड बार मैग्नेट जो होता है उसमें करंट क्या होता है? जीरो होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। किनारे से दूरी के साथ बदलता रहता है, किनारे से दूरी के साथ, यानी वेरीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम एज टू एज। नहीं, इस एज से इस एज क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, वेरी नहीं करता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। केंद्र पर अधिकतम और किनारे पर न्यूनतम, बोल रहा है केंद्र पर अधिकतम और किनारे पर न्यूनतम। नहीं, केंद्र पर क्या होता है? अधिकतम नहीं, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। तो सोलोनॉइड में या बार मैग्नेट में उसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी कि समान होता है, एक जैसा होता है। किसके अंदर?
सोलोनॉइड के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों हैं? अब मुझे बताओ पृथ्वी से देखने पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों? क्यों? रिफ्लेक्शन ड्यू टू बहुत। अब बताइए एयर एटमोस्फेयर में क्या क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे कण प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होता है? बार बार क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है? पृथ्वी में अपवर्तन के कारण क्या होता है? उसमें तारे हम मुझे क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जो एक्चुअल जिसमें जिसमें लाइट आता है ना, जितना लाइट आता है उससे क्या होता है? कम प्रतीत होता है। किसके कारण? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ? अर्थ पे। अब यहाँ पूछ रहा है, देखिए ये दो चीज दे दिया है। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्शन है और ये क्या है? रिफ्रैक्शन। अब मुझे बताओ, जब भी मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और सेम मीडियम में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ क्या होगा? अब मुझे बताओ, फ्री अभी एयर, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, एयर बबल है, सपोज बबल में क्या रहता है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। अब लाइट रे इधर से आ रही है, ये लाइट रे इसमें अंदर जाएगी, इसका मीडियम 1 हुआ, इसका मीडियम N2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, क्या होगा? परावर्तन के कारण नहीं, क्या? यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन कब होता है? जब क्या होता है? माध्यम चेंज हो जाता है, तब जाके क्या होता है? अपवर्तन का केस होता है। और सेम माध्यम में क्या होता है? परावर्तन का केस होता है। मैं आपको लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था ये कंसेप्ट। तो किसके कारण होता है? यानी कि अपवर्तन के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है बादलों द्वारा विकर्ण यानी डिफरेंशिएट बाय क्लाउड। क्लाउड नहीं, वहां भी क्या होगा? क्लाउड में भी क्या होगा? अपवर्तन ही होगा। वो क्या होगा? नहीं होगा, यानी कि वितरण नहीं होगा। यानी कि क्या होगा? यानी कि लाइट रे को यानी कि वहां पे वितरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये तो परावर्तन तो नहीं होगा, अपवर्तन होगा, तो ये तो रॉन्ग है ही। कणों द्वारा परिकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल यानी कि स्कैटर हो जाएगा लाइट रे? नहीं, नहीं, इसके कारण भी नहीं होगा। स्कैटर होने के कारण तारे नहीं टिमटिमाते। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फ्लेमिंग का कितना क्वेश्चन आ रहा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही फिजिक्स में कर ले जाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का मैं 2-3 टॉपिक आपको बता दूं। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और सोलोनॉइड के जो क्वेश्चन है, और ओम्स लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इतने 4-5 हॉट टॉपिक है। इसको कर लीजिएगा तो 50% से ज्यादा कवर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप ये इन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के ना जाए। इन टॉपिक को कवर आप विद इन 2 आवर 3 आवर में देख के आप 5 से 6 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि फिजिक्स को कवर नहीं कर पाए हैं, आपका एग्जाम नजदीक है, आप इन 4-5 टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़े, और इस पे ये सेट को प्रैक्टिस करने से ना भूले। आपका एग्जाम में श्योर है कि 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में कर लेंगे। ठीक है, इजीली। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग का निर्धारित करने के लिए क्या आता है? अब मुझे बता, बाएं हाथ का रूल का अब मैं बताया था। बाएं हाथ का रूल जो होता है, क्या क्या होता है इसमें? थंब होता है, मध्यमा होता है, और तर्जनी होता है। थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की दिशा को बताता है। ठीक है, और ये मध्यमा जो है करंट की दिशा को बताता है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये आपस में क्या होते हैं? ये जो फोर्स वाला लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल में होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट के लिए 90 डिग्री में होता है, और ये वाला भी इसके साथ क्या देखिए 90 में है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं आपस में तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि अगर ये फिर इसके साथ परपेंडिकुलर में है, तो ये भी किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? फर्स्ट के साथ परपेंडिकुलर में होगा, थर्ड। ठीक है, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इसलिए किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, अमाउंट, कितना मात्रा में धारा प्रवाहित हो रहा है उसको नहीं मापते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ का नहीं, दिशा हम लोग मापने के लिए करते हैं, नहीं डायरेक्शन के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ नहीं।
हाँ, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को यानी कि दिशा को हम लोग मापने के लिए क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। आपको पता होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग किस में यूज करते हैं, मोटर के केस में यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जब धारा प्रवाह होता है किसी डिवाइस से होके, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए क्या करते हैं, उस धारा में चालक में धारा प्रवाह करने के बाद जो बल की दिशा है उसको बतलाने के लिए फ्लेमिंग का क्या करते हैं, बाएं हाथ का नियम को यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण, परिमाण मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड से कितना लग रहा है, 10 10 20 जो भी लग रहा है उससे मतलब नहीं, क्या किससे मतलब है, दिशा, कौन सा दिशा में लग रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट क्या रहता है, दिशा को देखना रहता है, किस दिशा में चालक पर लगने वाली दिशा क्या है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्रकाश के विक्षेपण से उत्पन्न होने वाले रंग के समूह को क्या कहते हैं। अब मुझे बताओ, लाइट रे में प्रिज्म ले लेता हूँ, प्रिज्म में क्या होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं R1 दे दूं, सेकंड को R2 दे दूं, ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं बेसिकली। अब मुझे बताओ, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दोनों सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि यह मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, फिर ये क्या है, मीडियम 1 है। अब मुझे बताओ, आपको पता होगा कि लाइट रे क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, अब लाइट रे देखिए कहाँ जा रहा है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल देखिए, ये नॉर्मल क्या बना रहा है, ये इसके साथ क्या होगा, अब देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, क्या होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है, नॉर्मल की ओर बेंड होती है, तो ऐसा बेंड हुआ लाइट रे। अब मुझे बताओ, ये सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो क्या होगा, सघन विरल से क्या होता है, ये नॉर्मल है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो आप क्लियर कर दूं, जब दो चीजें यहाँ फंडामेंटली है, फंडामेंटल चीज क्या है, जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण लंबवत की ओर बेंड होती है, ठीक है। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरण लंबवत से दूर बेंड होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आता है, ठीक है, ये प्रकाश के नियम है, तो इसको आपको फॉलो करके ही प्रकाश यानी कि रे ऑप्टिक्स को या फिर जो भी रिफ्लेक्शन का कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहाँ में एक लाइट रे दिखाया, ये क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या होता है, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेड का जो है बैंडिंग क्या होता है, सबसे कम होता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था, और वायलेट का सबसे बैंडिंग ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के पावर 4 पे पावर होता है। अब लैम्डा का वैल्यू किसका ज्यादा होता है, लैम्डा का वैल्यू जो है रेड का सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, लैम्डा सबसे कम जो होता है वायलेट का होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रकीर्णन यानी विक्षेपण जो है लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य के क्या है, 4th पावर, 1/4 पावर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पुट करेंगे, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो जिसका लैम्डा का वैल्यू ज्यादा, उसका विक्षेपण क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, रेड का, और सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा, वायलेट का। क्यों, क्योंकि वायलेट का क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, सबसे कम होता है ना। तरंग दैर्ध्य किसके साथ ज्यादा, आपको ऑर्डर पता होगा, सबसे ज्यादा रेड का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। किसके केस में, स्पेक्ट्रम के केस में, जितने भी 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, उसके केस में सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू ऑल द रिमेनिंग ऑल द रिमेनिंग कलर्स, ओके। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन इतना तो आप समझ गए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के विक्षेपण से उत्पन्न होने वाले रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, ये वाले समूह को हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण नहीं, अवशोषण नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रहा है, किंतु ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अपवर्तन नहीं बोलते हैं। तो बोल रहा है रिफ्लेक्शन, परावर्तन नहीं, परावर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद जो पैटर्न मिल रहा है उस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में उसका, ठीक है, उसमें 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर के समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। Which of the following is the safety device used to prevent excessive current from flowing in the electrical circuit? हाँ, अब मुझे बताओ, एक्सेस करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे। मैंने आप लास्ट क्लास में बताया था कि फ्यूज को यूज करते हैं। फ्यूज में होता क्या है, हाई रेसिस्टेंस का, यानी नाइक्रोम जैसा एलॉय का क्या होता है, वायर लगा होता है, जो करता क्या है, बेसिकली ज्यादा करंट आता है, यानी परिपथ में ज्यादा से जरूरत से ज्यादा करंट आ जाने से क्या होता है, परिपथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, उस कॉइल में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होगा, परिपथ जल जाए, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मेटल का जो ये फ्यूज रहेगा, फ्यूज में वायर जो नाइक्रोम का वायर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिससे क्या होगा, परिपथ का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इससे क्या हो जाता है, परिपथ में जितने भी उपयोग हो रहे उपकरण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसलिए कौन क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर होता है क्या है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, जैसे आप पंखों में देखे होंगे, इनिशियल टॉर्क देने के लिए क्या यूज होता है वहां पे, जब जब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड किससे होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या रखता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये एनर्जी का स्टोर रखता है पहले से। जब स्विच देते हैं तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, पंखे में टॉर्क देता है, घूर्णन गति प्रोवाइड करता है, जिससे पंखा क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर तो नहीं है, तो कैपेसिटर ये होता है। रसिस्टर तो आपको पता ही क्या करता है, ये करंट का क्या होता है, विरोध करता है, यानी प्रतिरोध क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी करंट का क्या करता है, फेवर में नहीं रहता है, अनफेवरेबल क्वांटिटी है किसका, करंट का, तो ये प्रतिरोध भी नहीं होगा। फ्यूज तो आंसर है ही। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर मैंने बताया ये स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। ये स्टेप वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता भी और घटाता भी। ये ऐसा डिवाइस है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो फ्यूज क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किसमें, परिपथ में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विद्युत चुंबक की प्रेरणा की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। विद्युत चुंबकीय का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम जो है ये माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। माइकल फैराडे ने क्या करा था, वो विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किया था, ठीक है। निकोला टेस्ला जो किया था वो एसी पे काम किया था, अल्टरनेटिंग करंट पे और वायरलेस करंट पे भी वो सोच रखा था। उसका प्रोजेक्ट था कि दुनिया में जैसे कि टेलीफोन में जैसे वायरलेस बातें हो रहा है उसी प्रकार वायरलेस करंट का फ्लो करवाए, किंतु उसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, उसका देहांत हो गया, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट रह गया, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट वो रहते तो आई थिंक आज हम मुझे जितने भी वायर के झंझट देखने को नहीं मिलते, किंतु वायरलेस करंट का आइडिया किसने दिया था, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ही अल्टरनेटिंग करंट के फादर हैं, ठीक है। जितने भी आज बड़े बड़े इंडस्ट्री, जितने भी करंट इंडस्ट्री चल रहे हैं उनका देन है किसका, निकोला टेस्ला का, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट के खोज के निर्माता कौन है, निकोला टेस्ला, ओके। आज सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने मोशन का गति दिया था, ठीक है। और थॉमस एडिसन के बारे में तो आपको पता ही है, ये विद्युत बल्ब को खोज किया था। आपको पता होगा, इसका बहुत ही रोमांचक का स्टोरी है कि ये कितने टाइम्स करने के बाद क्या खोज किया था, बल्ब का खोज किया था, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, विद्युत चुंबक का प्रेरण, तो माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बिजली का पंखा लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है, ऐसा निम्न कारणों से होता है। अब बताइए, बोल रहा है लंबे समय तक इस्तेमाल करने से गर्म हो जाता है, निम्न कारण से होता है। पंखे का धीमा घूमने से हो जाता है गर्म। अरे भाई, पंखा धीमे घूमने से तो गर्म कैसे हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन क्या होना चाहिए, फास्ट होने से भी नहीं, ठीक है। फास्ट और स्लो का कोई बात ही नहीं है, ठीक है।
बात है पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा का तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है पंखे के अंदर? पंखे के अंदर होता है क्या है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, घूर्णन प्रोवाइड कराता है किसको? पंखे को। इनिशियल टॉर्क देता है कौन? कैपेसिटर। ठीक है, अब इनिशियल टॉर्क तो दे दिया, अब पंखा ज्यादा देर के बाद क्या होता है, उसके अंदर हाई रेसिस्टेंस प्रोड्यूस, यानी कि उसमें ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस क्या होता है, पैदा ले लेता है। रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, वो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो होने में। अपोज करेगा तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा, चीजें क्या होगा, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, पंखे को प्रभावित होने वाली धारा का तापन का विरोध करता है, प्रभाव करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बट देखते हैं गर्मियों के दौरान उच्च तापमान, अब बताइए गर्मियों के दौरान में उच्च तापमान के कारण बोल रहा है कि इस्तेमाल करने से गर्म हो जाता पंखा? नहीं। अब पहले बताइए, रूम में ऑलरेडी गर्मी है और ऊपर से हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा पंखा में, तो इस रूम में हीट का फ्लो कहाँ होता है, हाई टू लो होता है। हीट का फ्लो जो होता है हाई टू लो में होता है, हाई टू लो में होता है। अब ऑलरेडी यहाँ पे हीट हीट ज्यादा है रूम के अंदर, और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा रूम के अंदर, जिससे और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हीट क्या होगा, उसमें यानी कि बना रहेगा किसके, पंखा के पास। तो हीटिंग इफेक्ट तो क्या नहीं करेगा वो, उससे गर्म नहीं होता। ठीक है, बिजली को लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता नहीं, उसके कारण से नहीं होता है। ठीक है, तो द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, समर के गर्म ही के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें तो बना होता है जिससे क्या होता है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द फैन, इसके कारण पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा के तापन प्रभाव के कारण क्या बना रहता है, पंखे में लंबे समय तक क्या होता है, गर्म रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ऑफ 25, 25वां क्या बोल रहा है मेरे भाई, जब किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? देखिए लेंस दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस, एक अदर उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस से कैसे पूछा, तो अवतल लेंस का बात करेंगे। तो अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसमें होता क्या क्या है, एक होता है पोल होता है, एक पोल बोलते हैं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, सॉरी मिरर के किसमें पोल होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद इस वाले कर्व सरफेस के लिए एक प्रिंसिपल फोकस इधर, इस वाले कर्व सरफेस के लिए इधर एक प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, अनदर प्रिंसिपल फोकस। तो दो मुख्य फोकस होते हैं किसमें, लेंस के केस में। अब बोल रहा है जब किसी वस्तु को अनंत दूरी से आ रहा है, सपोज मैं मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, मिरर से, सॉरी लेंस के केस से, लेंस से, ये लेंस है सपोज, लेंस से क्या होगा, अब ये पैरेलल क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या करते हैं, पैरेलल लेते हैं लाइट, इसके पैरेलल आता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर आती है। समांतर आने के बाद इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, ये फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो फोकस से गुजार देंगे। अब ये क्या करेंगे, एक लाइट रे और लेंगे, कहाँ से, जहां से ऑब्जेक्ट है, और उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से होता है क्या है, लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन, यानी कोई बिना किसी झुकाव के, बिना किसी मुड़े, वो सीधे क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर जिससे प्रकाश की किरण बिना किसी बेंडिंग के क्या होता है, पास होता है। तो एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में पास करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में पास कर दिया। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट रे है और ये वाला लाइट रे का जहां में कट करी, ये क्या है, मेरा इमेज है। ठीक है, तो इमेज देखिए, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, इमेज का हाइट है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ज्यादा है इमेज का हाइट से। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जिस साइड में, उस साइड ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, यानी कि वस्तु जिस साइड में है उस साइड ही क्या बन रहा है, बिंब भी बन रहा है। तो सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा मतलब आभासी, सीधा, और वस्तु से देखिए, वस्तु का हाइट से इमेज का हाइट क्या है, कम है, तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, है ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड बिंदु के प्रकार का, यानी कि
पॉइंट के साइज का, डिमिनिश्ड उसी को बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का इमेज का फॉर्मेशन होगा। कब? जब अवतल लेंस में वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका इमेज बनेगा कैसा, वर्चुअल, सीधा, आभासी, इरेक्ट, सीधा और पॉइंट साइज यानी बिंदु के आकार का। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण आप देखिए, उत्तल एक दो दर्पण होता है, अवतल और उत्तल। ये उत्तल है, उत्तल में आंतरिक वाला पार्ट जो होता है वो कलई किया होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, पोल, इसमें पोल होता है, इधर इसका देखिए ये वाला सरफेस इधर है, इसका फोकस इधर आएगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब बोले वस्तु को कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे तभी तो क्या बनेगा, बीम बन पाएगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, कितना सेंटीमीटर दूरी में बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर मैं यहाँ सपोज ले लिया, यहाँ से यानी कि मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे सब जो ऑब्जेक्ट है। और सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी में रखा गया है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ देखो, यू आपको पता है, ये सपोज ओरिजिन के साथ हम बिहेव करें, ओरिजिन से बाएं साइड में क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपका थोड़ा सा भी ज्ञान हो मेरे भाई तो मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव, राइट साइड में क्या लेते हैं, प्लस का साइन, ऊपरी ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, प्लस इधर क्या लेंगे माइनस 30 सेंटीमीटर। एफ क्या हो जाएगा, दाहिनी छोर है तो एफ का साइन क्या हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। अब क्या गणना करने पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी। अब मुझे बताओ दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होता है मेरे भाई, प्लस होता है। 1/f के जगह में क्या लिखेंगे, प्लस 15, u के प्लस जगह में माइनस 30, और भी मुझे निकालना है तो v को v रख देता हूँ, ठीक है। अब भी मैं देखो कैसे लिखूंगा, अब 1/15 ऐसे रख दिया, ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब 1/v। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो 1/v इक्वल टू, ये 15 और 30 का एलसीएम लो तो क्या होगा, देखो ये 5 3 6 3 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 30 को डिवाइड करेंगे 1 तो 1 गुना 1 1, तो 30/3, तो v बराबर हो गया 30/3, क्या हो जाएगा 10, वो भी 10 क्या है प्लस सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा थर्ड दिख रहा है, प्लस है ये, प्लस 10 क्या हो जाएगा इसका, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है मेरे भाई। 27 नंबर, किसी तार पे वृत्ताकार लूप के सामने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, इस सिरे की धारा की दिशा बताओ। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक दिखा दूं, एक ऐसा सिरा होता है सपोज, ठीक है, इसमें से करंट यदि क्लॉकवाइज जा रहा है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है यानी कि इस वे से, यानी कि मैं इसको ठीक कर दूं, एन को, इसका एन, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब देखिए इधर, इसमें किधर जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जो धारा जा रहा है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है, किसमें, वृत्ताकार लूप में, और क्लॉकवाइज में जो आता है वो साउथ, उत्तरी, उत्तरी धारा की दिशा को बतलाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, क्लॉकवाइज में जब रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव, और एंटी क्लॉकवाइज में दिशा में रहेगा करंट तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिरे पे धारा क्या होगा, धारा क्या होगा
एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज किस में होता है? उत्तरी ध्रुव के केस में। उत्तरी ध्रुव के केस में क्या होता है? धारा का दिशा वार्मावत यानी एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, और दक्षिणी में क्लॉकवाइज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई।